हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा किरण प्रकाशन का 21वां प्रैक्टिस सेट है जो कि खान सर के द्वारा प्रकाशित है। इसके पहले हम लोगों ने 20 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 21वां प्रैक्टिस सेट जो है ये 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी पे आधारित इसमें प्रश्न दिया हुआ है। इसमें जो है काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें, इससे जो है एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। पता चल जाएगा कि कैसा एग्ज़ाम पूछा जाता है और ये सभी एग्ज़ाम जो है रिपीट होने का चांस भी इसका काफ़ी ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। स्तूप जो है ये किसका प्रतीक है? तो स्तूप जो है वह मृत्यु का प्रतीक होता था। स्तूप मृत्यु का प्रतीक होता था। ज्ञान का प्रतीक क्या होता था? ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष होता था। उसके बाद अगर पूछा जाए कि जन्म का क्या प्रतीक होता था, तो जन्म का प्रतीक जो है वो होता है कमल और बैल। और गृह त्याग का प्रतीक वो बैल होता है। गृह त्याग का प्रतीक क्या होता है? तो बैल होता है, जिसको महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछा जा रहा है, कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक वो है विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त को माना जाता है। उन्होंने जो है 540 से 550 तक जो है उन्होंने शासन किया था और 10 वर्षों तक शासन किया था। और वो जो है कुमारगुप्त तृतीय का पुत्र था। अगला क्वेश्चन, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। सम्राट अकबर जो थे उन्होंने दाऊद को जो है पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर निकाल दिया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अकबर के राजदरबार में कितने रत्न थे? अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर में के दरबार में 9 विद्वान होते थे, जिनको नवरत्न भी कहा जाता था। वे कौन कौन थे? तो वे थे अबुल फजल फैजी, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीजुद्दीन और मिर्ज़ा कोका। ये सभी जो है उसके नवरत्न में शामिल थे, यानी कि 9 लोग थे उसमें, याद रखना है। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पहले पुर्तगाली की राजधानी ये कहाँ पे थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कोचीन। गोवा से पहले जो है पुर्तगाली की राजधानी कोचीन थी। फ्रांसिस्को दी अल्मीरा जो कि पुर्तगाली वायसराय थे, उन्होंने यहाँ पे राजधानी बनाया था कोचीन में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था ये बताना है। गुरु नानक का जन्म जो है वो तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो कि कहाँ पे है? ये जो है पाकिस्तान में स्थित है। तलवंडी गांव अभी वर्तमान में पाकिस्तान में, यहीं पे गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था, याद रखना है। ये जो है सिख धर्म के संस्थापक और सिक्खे के 10 गुरु में से प्रथम गुरु थे। गुरु नानक प्रथम गुरु थे। दूसरे गुरु गुरु अंगद थे। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। और अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको वहाँ पे इसका जवाब दूंगा कि आपका आंसर सही था या गलत। अंतिम गुरु सिखों के उसका नाम बताना है। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? कहाँ भेज दिया अंग्रेजों ने? तो उनको जो है रंगून भेज दिया था। 1857 में विद्रोह के बाद जो है बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया और 1862 में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। 1862 में जो है बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी कारावास में ही। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान शकुंतलम ये जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया था। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। विलियम जोन्स, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, यहाँ पे विलियम जोन्स इसका सही आंसर होगा। अभिज्ञान शकुंतलम इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद था वो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, याद रखना। यहाँ पे एक भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में
आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत के जो है पहले भारत के अंतिम वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत के अंतिम वायसराय थे और इसके पहले लॉर्ड वेवेल ही थे। चंपारण सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह ये कब शुरू हुआ था? तो ये जो है 1917 में शुरू हुआ था और महात्मा गांधी का ये पहला सत्याग्रह था और तिनकठिया प्रणाली और नील की खेती करने वाले किसान के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। और ये जो है काफ़ी हद तक सफल भी रहा था। क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र ये किनके द्वारा शुरू किया गया था, ये बताना है। तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था 1938 में, 1938 में जो है हेराल्ड समाचार पत्र जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और 1940 और 1970 के दशक में जो है जवाहरलाल नेहरू को बंदी भी बनाया गया था, ये भी ध्यान रखना है। अंग्रेजों ने इनको बंदी भी बना लिया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? मेगास्थनीज जो है वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में का आदमी था ये, वो कौन था? तो वो जो है एक ग्रीक इतिहासकार था और एक राजदूत भी था, याद रखना है। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, लगभग 302 ईसा पूर्व में आया था ये। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्हें पर्सियन कहाँ सीखी थी? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और पर्सियन उन्होंने सीखी थी, कहाँ पे सीखी थी? पर्सियन मतलब फारसी, फारसी भाषा उन्होंने कहाँ से सीखी थी? तो वह जो है अम्बाला में उन्होंने फारसी भाषा सीखा था। अमजद अली खान इनको बजाने के लिए जाने जाते हैं। अमजद अली खान किसको क्या बजाते हैं? तो अमजद अली खान ये सरोद से संबंधित है, याद रखना है। अबाकस की खोज इस दौरान हुई। अबाकस की दौरान कब हुआ था? ये जो है एक प्रकार का कैलकुलेटर होता है, इसका खोज जो है सांग सभ्यता काल में हुआ था, सांग सभ्यता काल में हुआ था। और जब वेनसांग वगैरह का शासन हुआ करता था उसी समय ये अबेकस एक कैलकुलेटर होता था, उसी समय खोज हुआ था, लगभग जो है 1750 ईसा पूर्व में। इसका आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, ये बताना है। तो जर्मनी पर शासन किया था फ्रांस ने। 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर फ्रांस ने शासन किया था, याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? यानी कि कोरम होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए कितना सदस्य होना चाहिए? कुल सदस्य कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10 सदस्य होना चाहिए, यानी कि 10 में से 1 सदस्य इसमें से जरूर होना चाहिए। लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य और राज्यसभा का कम से कम 25 सदस्य होना अनिवार्य है। लोकसभा का 55, राज्यसभा का 25 सदस्य, याद रखना इसको, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? साप्ताहिक चार्ली हेब्डो ये कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, ये बताना है। तो ये जो है पेरिस से प्रकाशित किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो है 2015 के बाद से प्रकाशित किया जाता है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। HINI इसके द्वारा होता है। HINI ये किसके द्वारा होता है? ये जो है इन्फ्लुएंजा का एक वायरस है और ये जो है ये किसके कारण होता है? तो ये जो है वायरस के कारण होता है, वायरस मतलब विषाणु के कारण होता है, याद रखना है। सॉरी, विषाणु नहीं होगा इसका आंसर जीवाणु होगा, जीवाणु के कारण होता है, ये होता है जीवाणु के कारण। यदि एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह के प्रति आयोजित किया जाता है, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, कहाँ पे जो है हर एक साल साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा जयपुर, राजस्थान में स्थित है जयपुर, इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है और जयपुर की स्थापना जो है वह 2006 में हुई थी। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पलास। पलास जो है ये उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फूल है। इसका वैज्ञानिक नाम, पलास का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा होता है, ये भी याद रखना है।
और 2000 ईस्वी में जो है उत्तराखंड यूपी से ही अलग हुआ था। ये भी याद रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे स्थित है बताना है। तो ये जो है बिहार में स्थित है और बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। और ये जो है बाघ यानी कि बाघ यहाँ पे काफ़ी सारे रहते हैं। बाघ आरक्षित क्षेत्र है और VTR भी इसको शॉर्ट में कहा जाता है। और ये जो है 800 हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा घास स्थल है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? सबसे पुराना जो कारखाना है वो ऊन का यानी कि सूती वस्त्र कारखाना खोला था। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? प्रथम ऊनी कपड़ा का मिल प्रथम बार जो है ये 1876 में खुला था। और कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में खुला था। उत्तर प्रदेश में कानपुर में खुला था, याद रखना है। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम के कितने किस्म होते हैं ये बताना है। तो प्राकृतिक रेशम के जो होते हैं वो 4 किस्म होते हैं, याद रखना है। प्राकृतिक रेशम के 4 किस्म होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो मलबेरी, टसर, ईरी और मुगा, ये सभी जो है रेशम के 4 किस्म होते हैं, याद रखना। ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? जलियांवाला बाग ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है। जलियांवाला बाग जो है ये कहाँ पे है? तो ये जो है पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जो है यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण घटना था, याद रखना है। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तमिलनाडु का मुख्य जनजाति कौन सा है? तो तमिलनाडु में जो है काफ़ी सारे जनजाति होते हैं, जैसे मलयाली, टोडा, कुरुम्बा, पनिया, इरूला, कानी, पलियान, ये सभी जो है तमिलनाडु के मुख्य जनजाति हैं। तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें ये इरूला जो है ये तमिलनाडु का मुख्य जनजाति है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? जरवार जनजाति ये कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये जो है भारत के जरवार जनजाति ये भारत के अंडमान में पाया जाता है। अंडमान निकोबार नाम सुने होंगे, यहीं पे जो है जारवा जनजाति पाया जाता है। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का क्या नाम है? भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण का क्या नाम है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वन्यजीव संरक्षण अभियान। कौन सा सबसे पुराना है? तो बाघ अभ्यारण्य जो है ये सबसे पुराना है, जो कि टाइगर अभ्यारण्य भी इसको बोला जाता है। 1973 में ये शुरू हुआ था, याद रखना है। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? नीति आयोग का प्रारंभ जो है वो कब हुआ था ये बताना है। नीति आयोग का प्रारंभ जो है जनवरी 2015 में हुआ था। नीति आयोग का स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था, याद रखना। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। अगर नीति आयोग का यानी कि नीति का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए, NITI, इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम के संस्थापक पूछा जा रहा है। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है ये पवनार आश्रम के संस्थापक थे। इसको जो है परमधाम आश्रम भी कहा जाता है, याद रखना है। और ये जो है महाराष्ट्र के वर्धा जिले में इसकी स्थापना की गई थी आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। और ये जो है 1934 में जो है बनाया गया था। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में। और उन्होंने जो है विनोबा भावे ने जो है भूदान आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी की थी, वो यहीं से की थी, याद रखना है। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है ये पूछा जा रहा है। जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा वो उर्दू है, याद रखना है। जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का क्या नाम है? तो जापान की संसद को जो है डाइट कहा जाता है। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। रियाल मुद्रा है। रियाल किस देश का मुद्रा है पूछा जा रहा है। तो रियाल ये सऊदी अरब का मुद्रा है। रियाल जो है सऊदी अरब का मुद्रा है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? भारतीय झंडा जो होता है तिरंगा, उसमें चक्र जो होता है उसका रंग कैसा होता है ये बताना है। तो इसका रंग जो है नीला होता है।
वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, ये बताना है। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद ये किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने जो है वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और अरविंद घोष ने जो है मदर आई वो टू दी नामक शीर्षक से में जो है ये एक बुक लिखा गया। इसी में अरविंद घोष ने वंदे मातरम को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, याद रखना है। चैत्र वन प्रायः पड़ता है किस दिन को? चैत्र वन जो होता है चैत्र का पहला दिन, ये किस दिन पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ये अधिकतर जो है 22 मार्च को पड़ता है। 22 मार्च को ये अधिकतर पड़ता है। फागुन का मंथ के बाद जो है चैत आता है और ये जो है नया साल भी इसको माना जाता है। सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, याद रखना, ये तो पता ही होगा, इजी प्रश्न है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइश यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई। गतिमान एक्सप्रेस 2016 में इसका ट्राई किया गया। ये दिल्ली से कहाँ तक चला था? ये दिल्ली से जो है दिल्ली से आगरा तक चली थी, याद रखना है। और इसकी अधिकतम गति जो है वो 160 किलोमीटर पर हावर है। 160 किलोमीटर पर हावर है। किसका उपनाम द बॉल है? किसका उपनाम द वॉल है? द वॉल किसको बोला जाता है? तो राहुल द्रविड़ को जो है द वॉल बोला जाता है, यानी कि दीवार, द वॉल बोला जाता है। ये जो है जल्दी आउट नहीं होते थे, इसलिए इनका नाम जो है द वॉल रखा गया था। उपनाम इसका द वॉल था राहुल द्रविड़ का। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछा जा रहा है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड जनेवा में है। स्विट्जरलैंड जनेवा में जो है रेड क्रॉस का मुख्यालय है, याद रखना है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस ये 8 अप्रैल को मनाया जाता है। एक बार देख लेना है, अभी मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, 8 अप्रैल को ही होता है शायद। आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक कौन थे बताना है। आनंद मठ के लेखक जो हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे और ये जो है उन्हीं का उपन्यास था और 1882 में ये लिखा गया था। और वंदे मातरम भी जो है इसी से लिया गया है, आनंद मठ से ही लिया गया है। द ऑडेस्टी ऑफ होप किसने लिखी है? द ऑडेस्टी ऑफ होप ये किसके द्वारा लिखा गया ये बताना है। तो ये जो है बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। बराक ओबामा का पुस्तक है, याद रखना। ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है? एडी का क्या अर्थ होता है? एडी का अर्थ होता है एन्नो डोमिनी। एडी का अर्थ होता है एन्नो डोमिनी। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस इसको शहीद दिवस भी बोल सकते हैं। तो ये जो है हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना है। और इसी दिन जो है नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी 30 जनवरी को, इसीलिए इस दिन जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर कहलाता है। इस डर को क्या कहते हैं? तो इसको नोमोफोबिया कहा जाता है। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रथम चलचित्र का क्या नाम था ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाथेर पंचाली। ये जो है सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित इसको किया गया था। ये एक मूवी था और 1955 में ये मूवी आया था। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय इंडियन म्यूजियम है, जो कि ये कोलकाता में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा प्राचीन संग्रहालय है। और ये इसका स्थापना जो है सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा 1814 में इसका स्थापना किया गया था, याद रखना है। पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र, तो पंचतंत्र के लेखक जो हैं वो विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं।
ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा धन्वंतरी। धन्वंतरी जो है, ये जो है, इनको जो है विष्णु का अवतार माना जाता था और परमात्मा, पुराणों में परमात्मा भी इनको कहा गया है और आयुर्वेद के भगवान के रूप में इनको जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आईपीएल का आरंभ कब हुआ था? आईपीएल, इंडियन प्रीमियम लीग, इसका शुरुआत कब हुआ था? इसका शुरुआत जो है कब हुआ था? तो इसका शुरुआत जो है 2008 को हुआ था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51। इसके बाद जो है साइंस का प्रश्न है। साइंस का बहुत अच्छा प्रश्न इसमें दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में फिर से दोबारा भी आ सकते हैं और इसको जो है अच्छे से देखना है, याद रखना है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज के द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, क्या मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय के इतना आगे हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे होता है, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे। 5.5 घंटे आगे होता है। 82.5 डिग्री का जो रेखा होता है उसी को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है और ये जो है भारत के बहुत सारे राज्य से होकर गुजरता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी कि 5 राज्य से होकर गुजरता है, ये भी याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्द्र स्थान कहाँ पे है? दुनिया का सबसे बड़ा आर्द्र स्थान ये कहाँ पे है? इसका आंसर हो जाएगा एशिया। दुनिया में सबसे बड़ा आर्द्र स्थान ये एशिया में स्थित है, याद रखना है। पहले नंबर पे है मासिनराम, जो कि मेघालय भारत में है। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समुद्र की गहराई समान जो होती है और जिस रेखा के द्वारा उसको जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है समान रेखा कहा जाता है, उसको आइसोप्लेट कहा जाता है। आइसोप्लेट, आइसोप्लेट कहाँ पे दिया गया है? आइसोबात भी कहा जाता है, ये याद रखना है। आइसोबात या फिर आइसोप्लेट भी कहते हैं। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। कौन एक ठंडी और शुष्क वायु है? ठंडी और शुष्क वायु कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बोरा। बोरा जो है ये एक प्रकार का ठंडा और शुष्क वायु को प्रदर्शित करता है, बोरा, याद रखना है इसको। यह नई दिल्ली में है। कौन नई दिल्ली में, ये बताना है। तो यमुना नदी पता होगा, ताजमहल इसके किनारे है, ये नई दिल्ली में स्थित है। इरावदी नदी इनमें से जा मिलती है। इरावदी नदी किस में मिलती है? तो इरावदी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखना है। और ये जो है म्यांमार में उत्तर से दक्षिण तक प्रवाहित होती हैं। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? नदी का उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है फियोर्ड कहा जाता है। फियोर्ड तट, यानी कि जहाँ पे गहराई जो है कम होता है वहाँ पे पैदल घुस के भी जा सकता है आदमी, उसको फियोर्ड तट भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जा रहा है, कौन सा होगा? तो ग्रीनलैंड द्वीप ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड ये जो है उत्तरी अटलांटिक में स्थित है और ये जो है इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है? तो 21,75,हजार वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। सबसे बड़ा द्वीप है दुनिया का ग्रीनलैंड द्वीप। कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, याद रखना है। उसके बाद बोर्नियो द्वीप का नंबर आता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है क्यूबा द्वीप। क्यूबा द्वीप कैरेबियन सागर में, ये सभी याद रखना है। क्यूबा ये तीसरे नंबर पे आता है। बोर्नियो ये दूसरे नंबर पे आता है। यह एक संग्रहित फल है। कौन सा एक संग्रहित फल है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा शहतूत। शहतूत जो है यह एक संग्रहित फल होता है। अनानास, अंजीर, शहतूत, ऑरेंज, ब्रेड फ्रूट ये सभी जो है संग्रहित फूल कहलाते हैं। इसका बाद देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61।
ग्राज शहर यहाँ पे है, ग्राज शहर कहाँ पे है ये बताना है। ग्राज शहर कहाँ पे है, तो ये जो है ऑस्ट्रिया में स्थित है। ग्राज शहर ये ऑस्ट्रिया में स्थित है और ये ऑस्ट्रिया की राजधानी और वियना के बाद ऑस्ट्रिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मात्रा यूटी प्लस टी का आयाम है। मात्रा यूटी प्लस टी का आयाम क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा एल टी। एल टी इसको याद रखना है, फार्मूला है एक तरह का फार्मूला है। क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार क्या होता है। क्लासिकल भौतिकी का नियम किस पे लागू होता है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा जिसका आकार जो है वो 10 पे पावर -8 मीटर से अधिक होता है। कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, इसमें से चूज करना है कौन सा सही है, कौन सा अधिक होगा, कौन सा कम होगा। स्थिर घर्षण इसमें जो है सबसे अधिक होगा, हाँ इसको ध्यान में रखना है, स्थिर घर्षण सबसे अधिक होगा और रोलिंग घर्षण कम होगा, यानी कि रोलिंग घर्षण इसमें बाद में होगा। ये दूसरा वाला इसमें बिल्कुल सही है। स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होगा, उसके बाद गतिज घर्षण और सबसे कम होगा रोलिंग घर्षण, क्योंकि ये जो है कार चल रहा है। ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य संबंध है। ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व के बीच क्या संबंध होता है ये बताना है, क्या संबंध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा v बराबर √1/p होता है। इसको रो भी बोलते हैं, ऐसे लिखा जाता है रो। बैगनी प्रकाश के डेल्टा का बैगनी प्रकाश के ये जो दिया गया है ये तरंगदैर्घ्य का है। बैगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का परास क्या है, तरंगदैर्घ्य का परास कितना होता है, बैगनी रंग के तरंगदैर्घ्य का परास कितना होता है ये बताना है। तो 450 से 500 न्यूटन मीटर के बीच इसका तरंगदैर्घ्य का परास होता है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है यह बताना है। तो रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुसार ये काम करता है, याद रखना है। प्रकाशीय तंतु। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कब होती है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है, याद रखना है। दो बिंदुओं के बीच आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य दूरी R के बीच क्या संबंध है। दो आवेश के बीच बल और उसके बीच का जो दूरी होता है उसके बीच क्या संबंध होता है। तो एक फार्मूला आपको याद होगा, F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2/R² के। ये एक फार्मूला होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 इंटू R², इसको 1/R² भी बोल सकते हैं। यानी कि इसमें से जो है ये कौन सा सही होगा देख लेते हैं। इसमें से जो है ये चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए क्या सत्य हैं। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए क्या सत्य हैं, क्या सत्य है इसमें से बताना है। तो उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता जो होगी वो अधिक होगी, याद रखना है। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है, इसको याद रखना है। और इसका वेग जो होता है, वेलोसिटी जो होता है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त। इसके बाद जो है मैथ्स का प्रश्न दिया हुआ है। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग बस जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों को ही देखेंगे। मैथ्स के लिए हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे और फिर वहाँ पर जाके मैथ्स को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। और सारे प्रैक्टिस सेट को जो है अवश्य देख लें, इससे पहले 20 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप सभी को देख लेंगे तो इससे अवश्य एग्ज़ाम में काफ़ी सारे प्रश्न आ जाएंगे, एकदम सेम टू सेम भी आ सकते हैं और इससे एग्ज़ाम में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।